जस्टिस इन द डार्क के 8th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा लुओ वे जो फेदू को अपने घर पे लेके आता है। तावरान को जो लड़की पसंद है उसकी बहन यूचिन को कोई किडनैप कर लेता है। एसआईडी की टीम और फेदू चिल्ड्रंस पैलेस पे आते हैं किडनैपिंग को इन्वेस्टिगेट करने। हम देखते हैं कि यूचिन अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी एक जगह पे गई थी जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास उसे देख नहीं सकते। वन जो बाकी लड़कियों के स्टेटमेंट्स मंगवाता है और तब उन्हें पता चलता है कि किडनैपर सू शाओलान की बेटी सू लुओसान है। वो उसके घर पे जाते हैं। वहाँ पे उन्हें लुओसान तो नहीं मिलती पर उन्हें चू तोंग के ड्रेस का एक टुकड़ा मिलता है। हम देखते हैं कि सू लुओसान किसी को कॉल करती है पर वो आदमी कॉल पिकअप नहीं करता और इसलिए वो गुस्से में होती है। वन जो उस एरिया का एक मैप निकालता है और कहता है जब चेन ने नोटिस किया होगा कि उसका फ़ोन मिसिंग है तो उसे सबसे पहले किसी तरह से अपने डैड को इन्फॉर्म करना होगा। ये हो सकता है कि सू लुओसान ने ये एक्सक्यूज़ यूज़ की और कहा कि अगर वो उसके घर पे आएगी तो वो उसे कॉल करने देगी। इस तरह से वो ये चेन को अपने साथ ले गई। चेन बहुत दूर नहीं गई होगी तो इसका मतलब है कि सू लुओसान ने उसे जहाँ पे भी रखा होगा वो चिल्ड्रंस पैलेस की नज़दीक ही होगा। शायद 1 किलोमीटर के अंदर, उतना भी नहीं, शायद 500 मीटर्स के अंदर। वो सू शाओलान का फ़ोटो देख के कहता है 20 साल पहले सू शाओलान का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था। लांग चियाओ ये पता करने जाती हैं। वेजो को वू का कॉल आता है। वू कहता है कैप्टन लुआ, हमने शू दोंगयू के रूम में एक बग इंस्टॉल किया था। वहाँ पे 2 इनकमिंग कॉल्स आए थे। उसने बात सुनी पर उसने कोई आंसर नहीं दिया। क्या ये हो सकता है कि उसे पता हो कि हम उस पे नज़र रखे हुए हैं? हमने नंबर को भी ट्रेस किया है। उतने में लांग चियाओ भी सू शाओलान का एड्रेस कैप्टन लुओ को देती है। वो दोनों एड्रेस होते हैं नंबर 56 लुओजे रोड। वेंजो वू को कहता है कि वो फेदू को भी लेके आए। आज हम सू लुओसान को अरेस्ट करके ही रहेंगे, वो काम में आ सकता है। हम देखते हैं कि लुओसान चिल्ला रही है कि वो अब मेरे बारे में केयर नहीं करता। उसके चिल्लाने से एक आदमी दरवाजे पे आता है और कहता है इतनी रात गई, क्या आवाजें चल रही है? मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। इतनी रात को क्या हॉरर मूवी लगा के बैठी हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली अकेले रहते हैं यहाँ पे? लुओसान यूचिन के फेस पे हाथ रखती है ताकि वो आवाज़ ना कर पाए। वो आंसर देती है आई एम सॉरी मिस्टर, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं हैं। मैं कोई स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मैं और आवाज़ नहीं करूँगी। वो आदमी कहता है क्या? एक बच्ची? बाहर निकलो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी आज एक सबक सिखाता हूँ। बाहर निकलो। लुओसान कहती है मिस्टर आई एम सॉरी। वो आदमी कहता है क्या क्या कहा तुमने? अभी तक तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। दरवाज़ा खोलो। लुओसान दरवाज़ा खोलने जाती है पर एकदम से एसआईडी दरवाज़ा तोड़ के आ जाती है। लुओसान एक नाइफ अपने हाथ में ले लेती है। वेजो देखता है कि यूचिन ठीक है। वो अपनी गन नीचे करता है और वो लांग चियाओ की गन भी नीचे करवाता है। वो कहता है सू लुओसान इट्स ओके। पीछे से फेदू आता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो वेजो के पास आके कहता है तुम लोग क्रिमिनल पकड़ने वाले थे ना, कहाँ गया? वेंजो लुओसान की ओर देखता है। फेदू कहता है ये तो बस एक छोटी बच्ची है। वो लुओसान को पूछता है तुम्हारे साथ जो किडनैपर था वो कहाँ गया? कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग फेदू की टैक्टिक से कंफ्यूज्ड होते हैं। फेदू कहता है अनबिलीवेबल, एक छोटी सी बच्ची को अपना डिकोय बना के छुप गया। ये पहली बार ऐसा डरपोक क्रिमिनल देखा है। एम आई राइट कैप्टन लियो? वेंजो उसकी टैक्टिक समझ जाता है और कहता है हाँ बेटा इट्स ओके। हमें ऑलरेडी पता है कि किडनैपर कहाँ पे है। एसआईडी ने इस जगह को घेर लिया है, वो भाग नहीं पाएगा। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फेदू कहता है तुम्हारे पास इतना बड़ा नाइफ है, क्या ये हैवी नहीं लगता? लुओ वेंजो कहता है इट्स ओके, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। क्या किसी ने तुम्हें फोर्स करने का ट्राई किया है? लुओसान धीरे धीरे अपना नाइफ नीचे कर रही होती है। कैप्टन लुओ लांग चियाओ को जेस्चर करता है। लांग चियाओ कहती है तुम नाइफ मुझे दे दो। इतना सुन के
लुओसान नाइफ फिर से ऊपर कर लेती है। लांग चियाओ कहती है, उसके बाद तुम हमें बता सकती हो कि असली किडनैपर कौन है? ऐसा रोके? फेदू पूछता है। रियल किडनैपर शू दोंगयू है। उसने तुम्हें यूज़ किया चूतोंग को किडनैप करने के लिए। क्या उसने तुम्हें भी चोट पहुंचाई? लान चियाओ कहती है, डरो मत, अब सब खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। उसने तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया था। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इट्स ओके। लुओसान नाइफ छोड़ देती हैं। एसआईडी यू चिन और लुओसान को लेके जाती हैं। वन जो देखता है कि एक बॉक्स में चूतोंग का ड्रेस है और उस पर खून है। यू चिन अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होती हैं। लुओसान देखती है कि उसके पेरेंट्स को उसकी कितनी चिंता है। ये एक चीज़ उसे यानी कि लुओसान को कभी भी नहीं मिलेगी। लान चियाओ पूछती है, कैप्टन लुओ, क्या अब हम शू दोंगयू को अरेस्ट कर सकते हैं? कैप्टन लुओ कहता है, हाँ, वो को इन्फॉर्म करो। लान चियाओ कहती है, यस सर। वही जो तावरान को पूछता है, चिन कैसी है? तावरान कहता है, वो डरी हुई है और उसे थोड़े से ब्रूजेस है, पर उसके सिवाय वो ठीक है। वो 9 आवर्स तक मिसिंग थी। इट्स अ मिरेकल कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वन जो कुछ कहने वाला होता है, पर तभी तांगनिंग आके तावरान को बुलाती है और उसके बुलाते ही वो चला जाता है। वन जो रिमार्क करता है, कितना लॉयल है। उसका हाथ अभी भी ऊपर होता है तो फेदू आके क्लैप करता है और कहता है, मुझे लगा तुम्हें शर्म आएगी अपना हाथ अभी तक ऊपर रखने में, तो मैंने तुम्हें हेल्प किया। वो नॉड करता है और कहता है, हाउ चाइल्डिश कैप्टन लुओ। वंजो और फेदू एसआईडी के सामने आते हैं। वंजो कहता है, अपनी बर्थडे पे भी तुमने हमारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का काम किया है। अगली बार मैं तुम्हें एक फीस दूंगा। मुझे अभी ओवर टाइम करना है तो मैं तुम्हें घर नहीं भेज सकता। मैं तुम्हारे लिए एक कार बुला देता हूँ। फेदू पूछता है, ओवर टाइम काम करते हुए तुम क्या स्नैक्स खाते हो? वंजो कहता है कि वो यूजुअली रोड साइड स्टॉल्स पे से खाते हैं। कितनी हाई एंड चीज़ें भी मिलती हैं जैसे हैमबर्गर्स। फेदू उसे एक लुक देता है जैसे वो कह रहा हो कि तुम ऐसा सब खाते हो। वंजो कहता है, मुझे ना तुम्हारे जैसे नखरे नहीं हैं, और क्या तुम्हें लगता है मैं रोज़ रोज़ होटल का अच्छा खाना खा सकता हूँ? बाय द वे, यहाँ आगे एक अच्छी होटल भी है। एक रात रुकना हो ना तो मेरी आधी सैलरी चली जाती है। तुम्हें जाना हो तो कहो। फेदू कहता है, उस होटल लॉबी की स्मेल मुझे सफोकेट करती है और उनके रूम में टब भी नहीं होता। मुझे नहीं चलेगा। वंजो कहता है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर फे, तुम यूजुअली तो कहीं पे भी जाते हो, आज क्या लगा रखा है? और काम किए बिना तुम्हारी फैमिली के पास क्या इतना पैसा है कि तुम्हारी पूरी लाइफ कट जाएगी? फेदू कहता है, तुम्हें क्या पता कि मैं काम करता हूँ या नहीं? वंजो पूछता है, क्या काम करते हो? तुम्हारी कोई सैलरी है? सोशल इंश्योरेंस है? फेदू कहता है, हमें सोशल इंश्योरेंस या सैलरी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यूजुअली हमें स्टॉक डिविडेंड्स मिलते हैं। वंजो उसे एक लुक देता है। फेदू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे और हार्डवर्क के बीच में नहीं आऊँगा, मैं जाता हूँ। फेदू कार से निकलता है। वंजो कार पार्क करने जाता है। थोड़ी ही देर में एक कार फेदू को पिकअप करने आती है और हम पहली बार दू जिया को फेस टू फेस मिलते हैं। दू जिया पूछता है, मिस्टर फे, आप ठीक हो? फेदू कहता है, बस माइनर इंजरी है। तुम्हें क्या पता चला? दू जिया कहता है, मैंने सर्वेलेंस फुटेज चेक की। रजिस्ट्रेशन नंबर रेंटेड है और कार का ओनर जो है वो क्लीन है। ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, ट्रैफिक लाइट मैल फंक्शन की वजह से। वो फेदू को एक फ़ाइल देता है। ये फेदू के एक्सीडेंट की बात चल रही होती है। दूजिया कहता है, तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट जैसा ही है। फेदू कहता है, दूजिया, उन्होंने 13 डिस्ट्रिक्ट का प्लान रिजेक्ट कर दिया है। दूजिया कहता है, आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे जा रहा है। 13 डिस्ट्रिक्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेदू कहता है, इतना काफ़ी नहीं है, मुझे अभी भी उस जगह का सीक्रेट नहीं पता। तुम्हें सनशाइन फंड के बारे में क्या पता चला? दूजिया कहता है, मुझे और टाइम चाहिए। जिनके नाम लगाए हैं ऊपर ऊपर से तो इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर जिनका नाम है वो लोग ओवरसीज़ है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आगे ढूंढना पड़ेगा। फेदू कहता है, काश मुझे और याद आता। दूजिया कहता है, अपने आप पे इतना प्रेशर मत रखो।
तुमने इतने सालों तक वेट किया है। फेदू कुछ नहीं कहता। दूजिया पूछता है, तो मैं आपको घर ले जाऊं? एसआईडी पे वो शू दोंगयू को इंटेरोगेशन में लाए होते हैं। सू लुओसान दूसरी रूम में होती हैं और चिया उन पे नज़र रखे हुए है। वंजो तावरान से पूछता है, चूतोंग के कपड़ों पे जो ब्लड था वो टेस्ट किया? तावरान कहता है, हाँ उसका ही है। मेडिकल एग्जामिनर के हिसाब से हैवी ब्लड लॉस था। उसकी जिंदा होना ये बहुत मुश्किल है। वंजो देखता है कि गुओ फेलिंग के फादर गुओ हंग एसआईडी पे आए हैं। गुओ हंग पूछता है, क्या तुम आज मुझे मिलने आए थे क्योंकि तुम वो केस री इन्वेस्टिगेट करने वाले हो? मेरी बेटी इतने सालों में नहीं मिली। मैंने सुना कि तुम्हें वो लड़की जिंदा मिली। क्या ये सच है? क्या तुमने किसी को अरेस्ट किया है? लिंग के केस के बारे में और क्या पता लग सकता है? और वो आदमी, क्या वो गुआंग चंग का अकॉम्प्लिस है? वंजो कहता है, मिस्टर गुआ, हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते। हम पे भरोसा रखिए। हम जो हो सकता है वो सब कुछ करेंगे आपको और बाकी फैमिलीज़ को जवाब दिलवाने के लिए। अभी आपको घर जाना चाहिए। वो शू दोंगयू को इंटेरोगेट कर रहा होता है। दोंगयू कहता है, मैंने नहीं किया। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने कोई लड़कियों को किडनैप नहीं किया या किसी को मारा नहीं है। तुम लोगों ने मेरे डैश कैम की रिकॉर्डिंग देखी तो सही। मेरा पीछा किया, मुझे बग किया और मेरे पे जेनेटिक स्क्रीनिंग भी किया। तुम ही बताओ, शिंजो के बेसिक ह्यूमन राइट्स सारे तुम वायलेट कर चुके हो। क्या ऐसे ही एसआईडी अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है? वो कहता है, अगर आपको हमारे प्रोसीजर से कोई तकलीफ़ है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन में अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। आप चाहो तो मैं अभी डिटेल में कंप्लायंस और लीगैलिटी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये है शिंजो का बेसिक ह्यूमन राइट। हम ये सब करें उससे पहले मिस्टर शो, आप अपनी सिविल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कीजिए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। दोंगयू कहता है, ठीक है, पूछो। वो कहता है, सू लुओसान ने अपने क्लासमेट को किडनैप किया था। उस टाइम पे उसने तुम्हें 2 कॉल किए थे। सबके सामने उसने तुम्हें आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि तुमने उसे कहा था कि क्या करना है। मिस्टर शो, क्या तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो? दोंगयू कहता है, एक सेकेंड, एसआईडी वाले एविडेंस के बिना केस कैसे बनाते हैं? हाँ, मैं एडमिट करता हूँ, मैं वो लड़की को जानता हूँ। तो क्या? एक फ़ोन कॉल और उसने कहा, इसीलिए मैं क्रिमिनल बन गया। अब मुझे पता चल रहा है ये फॉल्स एलिगेशंस कैसे होती हैं। वो पूछता है, सू लुओसान ने तुम्हें कॉल क्यों किया और उसने तुम्हें अक्यूज़ क्यों किया? लुओ वंजो और तावरान इंटरोगेशन देख रहे होते हैं। वंजो पूछता है, चूतोंग जहाँ से गायब हुई थी वहाँ पे जो हमें शू प्रिंट्स मिले थे उसको इसकी शू साइज से कंपेयर किया? तावरान कहता है, हानियांग अभी वही कर रहा है। दोंगयू वू को आंसर देता है, उसकी मॉम और मैं एक रिलेशनशिप में थे। पहले मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग कुछ गलत समझो। उसकी मॉम के फ्यूनरल का सारा हैंडलिंग मैंने किया। मैं छोटा था तब से मुझे सू शाओलान पे क्रश था, पर उसे मैं नहीं पसंद था। वो छोटे से घर में रह लेती पर वो मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। ये तो उसे जब पता चला कि वो मरने वाली है तब उसने सेल्फिशली डिसाइड किया कि अब वो मुझे पसंद करती है। मैं तो रोने पे भी आ गया था, उससे शादी करना चाहता था। अगर ऐसा हुआ होता तो आज मैं लुओसान का स्टेप फादर होता। मैं उसका लीगल गार्डियन नहीं हूँ, इसीलिए मेरे लिए उसे अडॉप्ट करना मुश्किल है। फिर भी मैंने उसे जो चाहिए वो दिलाया है, उसकी सारी नीड्स का ध्यान रखा है। तो ये नॉर्मल है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो मुझे कॉल करेगी। वो कहता है, पर तुमने कॉल आंसर नहीं किया। दोंगयू कहता है, हाँ मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फ़ोन बग्ड है। तो फिर मैं कोई कॉल क्यों आंसर करूं? अगर उसका कॉल नहीं होता, कोई कुरियर या फूड डिलीवरी वाले का होता तो भी मैंने कॉल आंसर नहीं किया होता। आपके प्रेशर के अंडर भी मुझे हक है कि मैं ये अपनी छोटी फ्रीडम अपने पास रखूं। वो कहता है, तुम कह रहे हो कि सू लुओसान तुम्हें फ्रेम कर रही है, उसने तुम पे फॉल्स एलिगेशन किया है? दोंगयू कहता है, सर मुझे नहीं पता कि सू लुओसान इसमें कितनी इन्वॉल्व्ड है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, पर अगर ये सच है तो मुझे बहुत दर्द होगा।
वो छोटी थी तब से उसकी मॉम उसे इग्नोर कर रही है। कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप फादर हूँ। उसे कभी भी कोई भी गाइडेंस या सुपरविजन नहीं मिला है, तो वो कभी कभी गलत तरह से बिहेव करती थी और मैंने उसे डांटा भी है। शायद इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा है। शायद उसे पता भी नहीं कि वो क्या कह रही है। हो सकता है कि किसी ने उसे इस सब में फंसाया हो। इट्स ओके, कोई भी रीज़न हो, मैं उसे ब्लेम नहीं करता। आई होप कि आप ये चीज़ ठीक से इन्वेस्टिगेट कर पाए और इसे एविडेंस के बेस पे प्रूव कर पाए। वो गुस्से में कहता है, ये स्पीच मुझे मत दो। तुमने उसका पुराना घर साफ करवाने के लिए पार्ट टाइम क्लीनर्स को हायर किया था। उसका बिल तुम्हारे अकाउंट से जाता है, तो वो घर खाली क्यों है? तुम क्लियरली कुछ छुपा रहे हो। डोंगयू कहता है, सर, एक पुराना घर मेंटेन करने का किडनैपिंग और मर्डर से क्या लेना देना? वैसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही शिंजो के सारे केसेस में रिस्पॉन्सिबल होगी। वू को और गुस्सा आ रहा होता है। वेंजो उसे इंस्ट्रक्ट करता है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। पूछो उसे कि 29 की रात को वो कहाँ पे था। वो डोंगयू को ये पूछता है। डोंगयू कहता है, मैं घर पे पढ़ रहा था। वेंजो पूछता है, कोई प्रूफ कर सकता है? डोंगयू कहता है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मेरा घर पे होना नॉर्मल है। वेंजो पूछता है, तुम अकेले घर पे पढ़ रहे थे, तो तुमने एक कार क्यों रेंट की? डोंगयू कहता है, सर, आप क्या कह रहे हो? वो कहता है, 27 की शाम को शीलिंग से जाती हुई बस को तुमने फॉलो किया। तुमने एक अपॉर्चुनिटी का वेट किया ताकि उस बस की 11 लड़कियों में से एक को तुम फंसा सको, पर उसके बजाय तुम वो हाईजैकिंग के विटनेस बन गए। इस प्रोसेस में एक लड़की चू तोंग बस में से भाग निकली और तुम्हें और लुओ सान को मिली। तुम पे भरोसा करके वो तुम्हारी कार में बैठ गई। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे जैसा कोई उसके साथ क्या करेगा। डोंगयू कुछ कहने जाता है, पर वो उसे कट करके कहता है, चू तोंग कहाँ पे है? कुछ देर के बाद डोंगयू कहता है, मैं उसे कभी नहीं मिला, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वो कहता है, जब बस वहाँ से पास हुई तब सर्वेलेंस कैमरा पे तुम्हारा भी लाइसेंस प्लेट नंबर आया था। इसके बारे में तुम क्या कहोगे? डोंगयू कहता है, मेरा एक क्वेश्चन है, 27 की रात को टाइम क्या था? वो कहता है, तुम्हें नहीं पता? डोंगयू कहता है, मुझे सच में नहीं पता। कुछ देर के बाद डोंगयू कहता है, फाइन, आप लोग मुझे जानबूझ के ट्रिक करने का ट्राई कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आप लोग मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताओगे, पर अपने डिफेंस में क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अगर ये चीज़ 27 के मिडनाइट के बाद हुई थी, तो आई एम अफ्रेड कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। आपको तो पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ। मेरे घर से उस जगह तक पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं, और ये तो मैं वेदर कंडीशन या ट्रैफिक की भी बात नहीं कर रहा। 27 की रात को अबाउट 8:30 को मैंने डिलीवरी ऑर्डर की थी। ऑर्डर नंबर और डिलीवरी का टाइम दोनों रिकॉर्डेड है। अगर मैं लकी हूँ तो हो सकता है कि डिलीवरी वाला भी मुझे पहचान लेगा। तो प्लीज़ आप जाके ये वेरीफाई कीजिए और मेरी इनोसेंस प्रूफ कीजिए। वो अपनी वॉच को देख के कहता है, लगता नहीं कि आप मुझे जल्दी छोड़ने वाले हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने लॉयर को कब मिल सकता हूँ? ओह, मुझे नहीं पता कि लुओ सान इसमें कितनी इन्वॉल्व है। वो अभी भी यंग है आफ्टर ऑल, तो आई होप कि आप उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो मैं उसकी लीगल फ़ीस कवर करने के लिए भी तैयार हूँ। रात के 3 बज गए होते हैं। हानयांग शू डोंगयू के शू कंपैरिजन लेके आता है। वो कहता है कि डोंगयू की साइज़ 44 है। उसने बाकी सब शूज़ के साथ कंपेयर किया, पर उसे कोई भी मैच नहीं मिले। वेंजो पूछता है, उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट क्या है? हानयांग कहता है, उसकी जेनेटिक सीक्वेंस क्लियर है। वेंजो पूछता है, उसके एलिबाइज का क्या? हानयांग कहता है, पिछले 6 महीनों के हमने उसके सारे डिलीवरी के रिकॉर्ड चेक किए, जो बहुत ही रेगुलर हैं। नज़दीक में एक सुशी रेस्टोरेंट है, वो वहीं से ऑर्डर करता है, और जो डिलीवरी वाला था उसने भी उसे रिकग्नाइज़ किया। 27 की रात को 8:30 को शू ने ही ऑर्डर रिसीव किया था। हमने डैश कैम फुटेज भी चेक की है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। तावरान कहता है, क्या हमसे कोई गलती हुई है? शायद शू डोंगयू ने चू तोंग को किडनैप नहीं किया। वो कहता है, पर लुओ सान ने इतना एडमिट किया है
और उसके रूम में जो फ्लोरल ड्रेस था वो चूतोंग का ही था। अब ऐसा मत कहना कि कोई और लुओसान को मैनिपुलेट कर रहा है। वेनजो कहता है, इसके बारे में तो हमें उसे ही पूछना होगा। अगली सुबह फेदू मिस बाय को मिलने जाता है। वो उसे देख के पूछती है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? फेदू कहता है, कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाया बुक और इंटर्नशिप फॉर्म लेने। मिस बाय पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फेदू कहता है, चिंता मत कीजिए, आई एम फाइन। मिस बाय कहती है, तुम बैठो, मैं वो रेडी कर देती हूँ। मिस बाय बुक और फॉर्म्स लेने जाती हैं। वो कहती है, सच कहूँ तो जब पान ने मुझे बताया तब मैं थोड़ी सरप्राइज थी। तुमने कहा था कि तुम मास्टर्स करने वाले हो, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम पान के अंडर पढ़ोगे और इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करोगे। फेदू कहता है, जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आता था तब मैंने सुना था कि आपके हस्बैंड एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और मुझे ये टॉपिक में इंटरेस्ट भी है। मिस बाय कहती है, वैसे तो 0 डिग्री एम्पैथी और विक्टिम साइकोलॉजी ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी छोटी सी नीश है। फेदू कहता है, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। मिस बाय पूछती है, क्यों? फेदू कहता है, क्योंकि विक्टिम्स नहीं भूल सकते कि उनके साथ क्या हुआ था। जब वो ये कहता है तब कैमरा सू लुओसान पे होता है, इम्प्लाइंग दैट शी इज़ ऑल्सो अ विक्टिम। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 8th एपिसोड ख़त्म होता है। इस बार वैसे तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, बट आई जस्ट लव द वे कि वो जब लुओसान ने नाइफ पकड़ा होता है तब फेदू कैसे अंदर आता है और वो एकदम फ्लिक करके वेंचो की ओर देखता है ना। इट इज़ जस्ट सो अ वर्ड आई कैन नॉट से हियर और आई गेट डिमोनेटाइज्ड। पर वो ऐसा मूव है जिसमें ना कितना एटीट्यूड है उसमें, वो टाइप का मूव है। आई जस्ट लव इट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।